we are discussing the general characteristics of organic compounds. I have already told you that organic compounds are hydrocarbons and derivatives of hydrocarbons. If we take the example of hydrocarbons, both hydrocarbons and derivatives of hydrocarbon, they can burn. लेकिन अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर ले, दे आर मोस्टली यूज एज फ्यूल. दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन. दिस इज मीथेन, जिसे हम आप लाइफ में इसको स्वी गैस पाकिस्तान में हम कहते हैं, वर्ल्ड में इसको नेचुरल गैस कहते हैं. तो ये नेचुरल गैस है. इट इज हाइड्रोकार्बन, इट कैच फायर, इट बर्न्स. कार्बन अगर अलग भी हो तो ये जल सकता है, हाइड्रोजन अलग भी हो तो ये भी जल सकता है, और इवन कंपाउंड्स भी बना ले तो इनके कंपाउंड्स भी कंबस्टिबल है, जलते हैं, दे कैच फायर. नॉर्मली ये है कि अगर ये ऑक्सीजन में इस तरह लिखूं तो इट मींस एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन काफी मिकदार में मौजूद है. तो फिर प्रोडक्ट्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स बनते हैं. टेम्परेचर हाई होता है तो वाटर वेपर्स बनते हैं. दोनों ये गैसेस है, और जिस मकसद के लिए हम ये करते हैं, यानी ये पूरा प्रोसेस करते हैं, तो वी वांट हीट. अब हीट जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसको मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. इन्हीं से हम हीट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इनसे हम लाइट भी हासिल कर सकते हैं. इसके डिफरेंट पर्पसेस है. लेकिन अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में हो, एक्सेस में हो, तो ये प्रोडक्ट्स बनेंगे. एक तो ये है कि ये लो मॉलिक्यूलर वेट वाला कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है. इसके फैमिली में हम डिस्कस कर चुके थे कि 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, इस तरह इनका मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ता है. अब इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर हम मालूम करते हैं तो ये कार्बन 12 और हाइड्रोजन 4 है, तो इट्स मास या मॉलिक्यूलर मास इज 16 ग्राम पर मोल. लेकिन अगर आप इसका दूसरा मेंबर लेंगे, C2H6 लेंगे, तो उसमें 2 कार्बन है, तो 12 2s are 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30 ग्राम पर मोल. और इस हिसाब से हम अगर इनके मॉलिक्यूलर वेट्स मालूम करते हैं, या जैसे उस होमोलोगस सीरीज में इस तरह नीचे आते हैं, कार्बन 1, फिर 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और साथ साथ हाइड्रोजन भी बढ़ रहे हैं, तो वो हायर जो मेंबर इनके हैं. ये जो लोअर मेंबर है या लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स है, ये स्मोकी फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते, ये बस फ्लेम ही प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन जो हायर मेंबर होते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, और साथ में ये भी हो जाए कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो, तो कम सप्लाई की वजह से या इनसफिशिएंट की वजह से ये जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं फिर ये नहीं मिलते. मसलन अगर इसके साथ भी मैं लिख लूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और मेरे पास ये CH4 है, और यहां पर ऑक्सीजन को मैं लिमिटेड ऑक्सीजन लिख दूं, तो इन केस ऑफ लिमिटेड O2, फिर ये 3 किस्म के प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं. कार्बन भी मिल सकता है इसमें, हमें कार्बन मोनोऑक्साइड हमें मिलते हैं, फिर इसके साथ वाटर, और ये जो हम इसको ये जो कार्बन है, खालिस कार्बन, ये कार्बन पार्टिकल्स के शक्ल में होते हैं, इसको सूट कहते हैं, SOOT सूट. तो ये वो स्मोक है या स्मोकी फ्लेम
इनकी वजह से फिर हमें मिलते हैं। अगर ये दीज आर कॉल्ड, ये जो कार्बन होते हैं दे आर कॉल्ड अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। अनबर्न्ड, ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल है। और ये कंबस्शन यानी ये जो प्रोसेस है, हर जब हम जलाते हैं इनको, ये प्रोसेसेस कंबस्शन रिएक्शंस कहलाते हैं। When fuels are burnt in the presence of oxygen, whether sufficient oxygen is present or insufficient oxygen is present, तो ये प्रोसेसेस कंबस्शन रिएक्शंस होते हैं। और फिर ये वाला जो प्रोसेस है इसको इनकम्प्लीट कंबस्शन कहते हैं। इनकम्प्लीट कंबस्शन वो कंबस्शन प्रोसेस है कि जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कंप्लीट नहीं होती, जिसकी वजह से कार्बन के कुछ पार्टिकल्स अनबर्न्ट रह जाते हैं, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि सिंपल कार्बन पार्टिकल्स रह जाते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। तो उसको फिर हम स्मोकी फ्लेम इस वजह से कहते हैं। हो सकता है ये सवाल आप लोगों के जहन में आए कि ये कार्बन क्यों अनबर्न्ट रह जाता है, हाइड्रोजन क्यों नहीं इस तरह रह जाता। तो ये बात है कि जब ऑक्सीजन और यानी इसके साथ भी इसका मिलाप होता है और इसके साथ भी, ऑक्सीजन कैन कंबाइन विद हाइड्रोजन एंड कार्बन्स, लेकिन वो जो एफिनिटी है इन दोनों की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एफिनिटी एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा है। तो एक तो ये है कि ये ऑक्सीजन सबसे पहले जब भी मिलता है ये हाइड्रोजन के साथ मिलता है। इनसफिशिएंट सप्लाई भी ऑफ ऑक्सीजन भी हो, लेकिन ऑक्सीजन हो, सप्लाई हो, तो वाटर जरूर बनेगा। एक तो ये कि एफिनिटी बहुत ज्यादा है, और सेकंड वजह ये भी है कि हाइड्रोजन जो है वो कार्बन की निस्बत उसको आग भी जल्दी लगती है। तो इस वजह से फर्स्ट रिएक्शन जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होता है। प्रायोरिटी ऑक्सीजन की ये है टू कंबाइन विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस वाटर, यानी वाटर तो एज अ प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन इनकी एफिनिटी है, तो इसलिए ये कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल्स रह जाते हैं और फिर इसी से स्मोकी फ्लेम। लेकिन याद रखने वाली बात है कि स्पेशली जो हायर मेंबर होते हैं उसमें स्मोकी फ्लेम का ज्यादा। मैं अगर ये कार्बन 1 है और फिर अगर मैं इस तरह C10 और H22 बना लूं और कंबस्शन प्रोसेस हो, यानी ऑक्सीजन इसके साथ में मिलाता हूं और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, तो फिर इसके निस्बत यहां पर स्मोक ज्यादा प्रोड्यूस होगा क्योंकि कार्बन ज्यादा है। तो इस वजह से अनबर्न कार्बन पार्टिकल ज्यादा रह जाएंगे, तो इस वजह से फिर स्मोक की फ्लेम या स्मोक ज्यादा होगा। एक तो इसमें आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ये कब होगा कि जब हमारे पास सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम हो। इसके लिए बंसन एक साइंटिस्ट था, उसने बंसन बर्नर्स बनाए थे। ये जो चूल्हे हमारे घरों में होते हैं उसमें भी बर्नर्स लगे होते हैं। तो ये जो बर्नर्स होते हैं वो इस चीज को यानी स्मोक को खत्म कर देते हैं। देखिए, अगर आप जिस तरह ये मोमबत्ती है इसको आप जलाते हैं तो ये हम लाइट के लिए यानी हमारे ये हीट के लिए हम नहीं लगाते इसको या यूज नहीं करते कि लाइट प्रोड्यूस हो। तो ये लाइट किस तरह प्रोड्यूस हो जाते हैं
कि इसमें ये हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, जब हम इसे जलाते हैं तो अब ये होगा कि जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी तो उस इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से जो कार्बन पार्टिकल्स इसमें रह जाते हैं और वो इस फ्लेम में आते हैं तो वो हीट अप होते हैं और फिर उससे लाइट प्रोड्यूस होती है। अगर आप खुद ये जला लें और फिर अगर और कुछ ना हो और आप ये चाक जो है ये अगर आप उस फ्लेम में इस तरह चाक, क्योंकि उसको आग तो नहीं लगती, और उस चाक को आप इस तरह इस फ्लेम में पकड़ ले, फिर आप देखें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट या जो कार्बन पार्टिकल्स है वो उसके ऊपर जमा हो जाते हैं। अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स इसमें इस तरह रह जाते हैं। ये तो आम कंबस्शन प्रोसेस है। जो बंसन बर्नर या बर्नर जब हम इस्तेमाल करते हैं उसमें ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स नहीं रहते। आप घरों में देख ले कि अगर हम चूल्हों पे यानी सुई गैस जब इस्तेमाल करते हैं या एलपीजी इस्तेमाल करते हैं सिलेंडरों वाला, उसमें अगर आप देखें अगर वो ठीक ठाक यानी प्योर ये फ्यूल्स हो तो फिर आप देख ले कि वो जो बर्तन होते हैं उनके वो बॉटम गंदे नहीं होते, वो यानी ब्लैक नहीं हो जाते। लेकिन अगर आप लकड़ियों पे या कागज़ या कोई और चीज़ और उस पे आप ये पकाएंगे या उसके नीचे रखेंगे फिर आप देख ले वो बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं। तो ये इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ये स्मोक प्रोड्यूस होते हैं। तो बर्नर में उसके साथ क्या किया जाता है कि बर्नर्स में बिल्कुल स्मॉल पोर्स होते हैं, नोजल्स होते हैं, और उन नोजल से ये गैसेस जो है प्रेशर अंडर प्रेशर होते हैं और वहाँ से निकलते हैं। और जब ये वहाँ से निकलते हैं तो आने वाले या जो कंटेनर होता है या जो पाइप्स होते हैं उसमें प्रेशर जब कम होता है तो ऑक्सीजन जो है उसकी जगह ले लेता है एयर उसके अंदर, यानी वो नोजल के साथ साथ उसके लिए दो इनलेट्स होते हैं, क्योंकि उसमें दो एक जगह से ये फ्यूल्स और दूसरी जगह से एयर के लिए सप्लाई के लिए जगह होती। तो वो एयर और फ्यूल जब मिक्सचर बनता है और नोजल से निकलते हैं तो कंप्लीट कंबस्शन होती है और कोई स्मोकी फ्लेम नहीं होते। लेकिन अगर बर्नर ना हो, अरेंजमेंट ना हो और जर्नली हम उनको जलाएंगे यानी विदाउट यानी इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, तो फिर वो स्मोकी फ्लेम ज़रूर देंगे। ये उनकी एक निशानी है। तो उसके लिए मैंने आपको कहा कि ये काम किया गया है कि सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई हो तो लोअर मेंबर हो या हायर मेंबर हो फिर स्मोकी फ्लेम नहीं होंगे। फायदा है हमें, वो बर्तन गंदे नहीं होंगे, उनको धोना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वो आयली होते हैं साथ साथ, और ये पार्टिकल्स होते हैं, कपड़े भी ख़राब हो सकते हैं, जहाँ पर बर्तन रखते हैं वो भी ख़राब होते हैं। तो इसलिए इसको हमने याद रखना कि इट इज़ द जर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट in insufficient supply of oxygen, their higher members especially, they will produce smoky flame. The next general characteristics of organic compound is isomerism. ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म नहीं है। ये कार्बन की प्रॉपर्टी है कि हमने कहा था कि उसमें केटिनेशन है, वो हर किस्म के यानी ओपन चेन या हमने कहा था स्ट्रेट चेन है, ओपन चेन में ब्रांच चेन है, क्लोज भी बना सकता है, इसलिए ये आइसोमेरिज्म शो करता है। तो आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे शो करते हैं कि अगर हमारे पास हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये दिस इज C6 and H14, इट्स नेम इज
हेक्सेन, ये हेक्सेन है। ये हेक्स तो 6 को कहते हैं, और हमने कहा था एन अगर एंड में आए तो वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे सारे, और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, क्योंकि दिस इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो हाइड्रोकार्बन है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और इसमें 6 कार्बन है। ये जो फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसको मैं अगर इस तरह लिख लूं कि ये 6 कार्बन में यूं बना लूं, ये 2, 3 और 4, 5 एंड 6। और हाइड्रोजन मैंने आपको कहा था कार्बन के जब भी आप 4 बॉन्ड बनाएंगे तो इस तरीके से आप बनाएंगे 1 2 3 4, 3 हाइड्रोजन, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 हाइड्रोजन हो गए। अब ये जो कंपाउंड है, इसको हम जब मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, इसको तो मैं सिर्फ हेक्सेन कहता हूं अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, और अगर मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा कर दूं तो फिर नेम इसका हो जाएगा एन हेक्सेन। एन हेक्सेन, हेक्सेन को आप कब कहते हैं कि हेक्सेन का अगर आप स्ट्रक्चरल फार्मूला बना ले और उसमें मौजूद जितने कार्बन है और वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ओपन हो और स्ट्रेट हो, तो उसको आप नॉर्मल कहते हैं। ये एन इज फॉर नॉर्मल एंड दिस इज कॉल्ड एन हेक्सेन। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये नाम भी इसका है स्ट्रक्चर बनाने पर। और इसका दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो अगर मैं इस तरह बना लूं, अब इसमें भी कार्बन आप देख ले, दे आर 6, 1 2 3 4 5 6। अब हाइड्रोजन अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन इसमें 3, ये 4 बॉन्ड की वजह से 3, ये तो ये 6 हो गए, ये 7 8, ये 9 10 11 12 13 14, इसमें भी 14 हाइड्रोजन और 6 कार्बन है। ये भी यही मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन इसका एक स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है। अब इसका नाम 1 2 3 या 1 2 3, तो इसको हम 3 मिथाइल पेंटेन कहते हैं। पेंटेन इस वजह से कि 1 2 3 4 5, पेंट इज फॉर 5 कार्बन, एन इज फॉर सिंगल बॉन्ड्स, सेचुरेटेड है, एंड फॉर दिस दिस इज CH3, और ये एक ब्रांच है। और अगर 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन हो, इसको हम मिथाइल कहते हैं, मीथेन से बना है। 1 हाइड्रोजन इसमें कम है, तो अगर इसमें 4 हाइड्रोजन होते तो ये मीथेन होता, लेकिन अब ये मिथाइल है। और 3 मिथाइल क्यों है? ये नहीं है कि 3 मिथाइल है, नहीं, ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, और ये जो ब्रांच बना है इट इज ऑन कार्बन 3। तो इस वजह से ये 3 मिथाइल पेंटेन है। अब अगर हम इसी यानी फार्मूले को मैं यूं लिख लूं, ये 1 2 3 और ये 4, और यहां पर ये एक लिखूं 5, और यहां पर एक लिख दूं 6। अब आप देख ले कि स्ट्रेट चेन अगर मैं इसको ले लूं तो अब 2 ब्रांचेस बन गए हैं, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है। ये भी मिथाइल है, 1 कार्बन एंड 3 हाइड्रोजन है एज अ ब्रांच, और 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन, ये भी एक ब्रांच है।
6 हाइड्रोजन तो इन दोनों के साथ हो गए, ये 7, ये 8, 9, ये 10, ये 11, ये 12, 13 और ये 14। फिर वही मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है एंड सो ऑन। अब इसके लिए अगर मैं इस तरह करूंगा ना, ये कार्बन 1 2 3 4 है, या यहां से ले लूं ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब एक ब्रांच जो है इट इज ऑन कार्बन 3 एंड अनदर इज ऑन कार्बन 2। दो ब्रांचेस है मिथाइल, ये मिथाइल, ये एक कार्बन 2 पे है और एक 3 पे। इसको फिर हम 2 3 और 2 को हम डाई कहते हैं, CH3 को हम मिथाइल कहते हैं, 2 मिथाइल है। अब 2 है, अच्छा डाई मिथाइल, ये और ये 2 3 और 1 2 3 4 के लिए हम इस्तेमाल करते थे ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ब्यूटेन। अब ये 3 और अगर मैं नहीं न भी बनाऊं तो ये इन 3 को देख ले, एन हेक्सेन, 3 मिथाइल पेंटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। They are isomers of each other. Yeah, we can say that hexane has these 3 isomers. तो अब आइसोमर्स क्या है? हम ये कहेंगे कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है या मॉलिक्यूलर फार्मूला, इफ दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये तो सब इसका भी है, इसका भी है और इसका भी, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाए। ये अब चूंकि 3 में लिख चुका हूं तो एक फार्मूला है और अगर एक से ज्यादा है तो फार्मूला ई। दोबारा सुने आप, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड which has same molecular formula but different structural formulae, they are called isomers, and the study of isomers is called isomerism. This is a phenomenon, the study of isomers. Study इस तरह है कि देखा ये n हेक्सेन है। Why it is n hexane? Because 6 carbons are present in a straight chain या open chain में ये 6 मौजूद है। It is normal. This is the study. अब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, केमिकल रिएक्टिविटी, तमाम चीज़ें जब इसकी हम देखेंगे वो इससे और इससे मुख्तलिफ होंगे, यानी इनके बॉइलिंग पॉइंट्स एक दूसरे से डिफरेंट है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो मुख्तलिफ है। तो अगर वो मुख्तलिफ है उसके बाद इनकी केमिकल रिएक्टिविटी में भी फर्क होगा। अब अगर ये हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं और ये मैं एज अ फ्यूल इस्तेमाल करता हूँ, इन दोनों को अगर ले लूँ कि ये स्ट्रेट है और एन है और ये ब्रांच है, तो ये केमिस्ट्री में बेस्ट फ्यूल होगा। इसकी जो एफिशिएंसी होगी एज अ फ्यूल वो बेस्ट है या ज्यादा है देन दिस वन। उसकी वजह ये है कि इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन दिस वन। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इसके वेपर्स आसानी से नहीं बनेंगे, फिर उसका वेपर प्रेशर फिर कम बनेगा। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा इससे, तो फिर फ्यूल एफिशिएंसी और ब्रांचेस पर अगर हम देख ले, अगर इन दोनों को फिर मैं कंपेयर करता हूं, ये इससे भी बेस्ट फ्यूल है। तो ये तो फ्यूल्स है हम इस्तेमाल करते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ पेट्रोल। वो जो हम पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं ये उनका हिस्सा है,
क्योंकि पेट्रोलियम जो है वो कार्बन 6 से नॉर्मली कार्बन 8 तक जो कंपाउंड्स होते हैं वो पेट्रोलियम में मौजूद होते हैं। पेट्रोल एक मिक्सचर है, उसमें ये मौजूद होते हैं। तो अब देखा, ये फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी तकरीबन मुख्तलिफ हो जाते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी में कह रहा हूँ। अदरवाइज तो केमिकली दे आर सेम। केमिकली सेम का ये मतलब होता है कि इफ इट बर्न सपोज दिस वन, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, या जो ऑक्सीजन हमारे पास अगर है प्रॉपर अमाउंट में, तो ये भी जब हम जलाएंगे इट विल गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, हीट और लाइट, ये भी प्रोड्यूस कर सकता है। और ये जो है इट इज आल्सो हाइड्रोकार्बन, इट केच फायर on combustion, it will also produce carbon dioxide, water vapors, heat, या जिस पर्पस के लिए आप इस्तेमाल लाइट के लिए कर रहे कि हीट के लिए, ये भी वो करेगा। तो ये तो केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होंगी, लेकिन रिएक्टिविटी में फिर फर्क आ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट्स में, मेल्टिंग पॉइंट्स में, इसमें फिर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, केमिकल रिएक्टिविटी में तब वो आ जाती है। तो इसको हम स्टडी कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक और जो कॉमन है इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो आइसोमेरिज्म है। और ये बात है कि आइसोमर्स जो है वो किसी कंपाउंड के बढ़ते हैं, ये डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ कार्बन। अब अगर कार्बन ज्यादा होंगे तो आइसोमर्स भी ज्यादा बनेंगे, और अगर कार्बन कम होंगे तो आइसोमर्स भी कम होंगे। अब अगर हम ये अल्केन्स ले ले, मीथेन, उसका आइसोमर कोई नहीं है। और फिर अगर हम इथेन ले ले, उसमें आइसोमेरिज्म नहीं है। प्रोपेन ले ले, आइसोमेरिज्म इस तरह नहीं है। लेकिन कार्बन 4 एंड ऑनवर्ड जैसे हम जाते हैं तो ये आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स की तादाद बढ़ती जाती है। तो आइसोमेरिज्म, दे विल शो आइसोमेरिज्म, ये बात हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये तो इसके 12 प्रॉपर्टीज हैं। अब तक हमने 9 प्रॉपर्टीज इसके डिस्कस कर लिए। जो बाकी 3 प्रॉपर्टीज है इंशाल्लाह वो भी हम